morning, students. Our today's topic is bases. What do you mean by bases? Bases are those substances which can give OH minus aqueous ion in water and can neutralize an acid. जो बेसिस होते हैं इसको अगर पानी में घोला जाए तो हर केस में ये OH माइनस आयन देगा ही देगा, ओके। और उसके साथ साथ अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड वाटर। और एक पॉइंट है साइड बाय साइड बेस के साथ साथ एल्कलीज। एक्चुअली एल्कली और बेस इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। एल्कली का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करो। बेसेस ये पानी में घुल सकते हैं, कभी कभी पानी में नहीं भी घुलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिवाइड बेस इनटू अनदर कैटेगरी दैट इज एल्कली, ओके। जब बेस पानी में घुल जाता है या जो सब बेस पानी में घुलता है उसको हम एल्कलीज कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलता है उनको हम बेस कहते हैं, ओके। तो यहां पे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश किया है मैंने। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर ये चारों बेसेस लिया है मैंने, ओके। तो ये एक पूरा ग्रुप बनाया गया है। सभी के अंदर देखो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो पानी में आप अगर घुलना चाहोगे तो यहाँ पे 3 केस में ये तो पानी में घुल जाएगा, ये तीनों जो बेसेस हैं। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी में नहीं घुलेगा, ओके। और इसलिए ये पूरे जो ग्रुप है इसके अंदर एक अलग से ग्रुप बनाया है, इसमें ये तीनों पानी में घुल जाते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस है ये तीनों, इसलिए हम इन तीनों का अलग से नेम दिया है एल्कलीज। ये जो अंदर जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो ये तीनों बेसिस हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इन तीनों को हम एल्कलीज बोल सकते हैं, ओके। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पानी में नहीं घुलता है, तो इसको हम एल्कली नहीं बोलेंगे, सिर्फ बेस बोलेंगे, ओके। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज, ओके। तो इससे एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहां पे सभी बेसिस हैं और उनमें से पर्टिकुलर कुछ बेसिस एल्कली है, और इसलिए हम बोल सकते हैं ऑल एल्कलीज आर बेसिस। मतलब एल्कली होने के लिए पहले तो बेस उनको होना ही पड़ेगा, और उसके बाद अगर देखा जाए जो सब बेसिस अगर पानी में घुल जाए तो तब हम उसको एल्कली बोल सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। जैसे यहां पे दिखाया गया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस तो है लेकिन इसको एल्कली बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता नहीं है। समझ गए? तो इस पॉइंट को अच्छा से समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। पहले हिंट्स दिया था आपको, कोई भी बेस हो उनके अंदर कॉमन जो आयन होता है वो है हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन। यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस टाइप का बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 एग्जांपल लिया है, देख लो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं, ओके। तो इस केस में देखो ये हाइड्रोक्साइड
और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कॉमन है। नेक्स्ट देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज which get ionized completely to give a large amount of OH minus ion। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा इसका कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, और कंप्लीट आयनाइजेशन जब होगा तो मैक्सिमम अमाउंट में OH माइनस आयन देते हैं। एक्चुअली इस केस में जो मेटेलिक पार्ट होता है, जितना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा उनका बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ये स्ट्रॉन्ग मेटल है, और इसलिए ये जब बेस बनाते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। वीक बेस क्या होते हैं? वीक बेसेस आर दोज व्हिच गेट आयनाइज्ड पार्शियली टू गिव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। एक्चुअली जो आयनाइजेशन होता है वो वाटर मीडियम में ही आयनाइजेशन होगा, सॉलिड कंडीशन में आयनाइजेशन हो नहीं सकते हैं। ओके, इसके एग्जांपल जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट। कोई बेस हो उनका कड़वा टेस्ट होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का टेस्ट हम यूं प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। इनका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे जब आप करेले की सब्जी खाते हो, कड़वा टेस्ट मिलते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। बेसिस फील सोपी टू टच। सोपी टू टच मीन्स इसके अंदर एक स्लीपरी नेचर होता है। इसमें भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे सकता हूं। जो सोप हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, सोप बेसिक इन नेचर, तो सोप सोल्यूशन उसमें हाथ लगा के देखना, तो उसके अंदर एक स्लीपरी नेचर होता है। स्लीपरी नेचर से हम बोल सकते हैं जो सोप होते हैं उसका नेचर बेसिक होगा। थर्ड पॉइंट, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। पहली बेस का प्रॉपर्टीज में शुरू में समझाया था आपको, जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, और बेस को पहचानने के लिए ये लिटमस टेस्ट हम यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। अगर बेस सॉलिड कंडीशन में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम उसको पानी में घोलते हैं या अदर कोई सॉल्वेंट में घोलते हैं, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम बेसिस को इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज बेसिस कैन रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सभी मेटल के साथ बेस रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेटल होता है जिनके साथ बेस रिएक्शन कर सकते हैं। उनमें जिंक हो सकते हैं, एल्यूमिनियम भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक रिएक्शन करते हैं तब यहाँ पे सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 जिसका फॉर्मूला है, ये एक टाइप का साल्ट है, सोडियम जिंकेट, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाया गया था, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है। जो बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, एक साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फेट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों का रिएक्शन जब होता है उसमें सोडियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट साल्ट का काम करते हैं और वाटर ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में एक साल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को जब हम आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा राइट द
आयोनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तब आपको ये जो सेकेंड रिएक्शन लिखे हैं इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बेस से सिर्फ OH माइनस ये आयन लिखोगे और एसिड से H प्लस आयन लिखोगे। जो दोनों आयन्स कॉमन होता है, बेस में OH माइनस आयन कॉमन होता है और एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है। तो इन दोनों आयन बेस से और एसिड से आपको लिखना है और इन दोनों आयन्स जब मिलते हैं तब यहाँ पे वाटर बनता है जो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक न्यूट्रल कंपाउंड यहाँ पे वाटर बन जाते हैं और दिस इज द आयोनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 7 पॉइंट, bases react with non-metallic oxides to form salt and water। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते हो आप। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ कोई भी बेस जब रिएक्शन करते हैं उसमें भी साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्यों होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड इसका नेचर एसिडिक होता है और एसिड और बेस ये दोनों रिएक्शन करेगा, ये स्वाभाविक है। और इसलिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एसिडिक नेचर का काम करते हैं और इसलिए एसिड के साथ डायरेक्ट एसिड बोल नहीं सकते, इसका नेचर एसिडिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक है और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाते हैं। ओके, थैंक यू।